हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान और हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का जीव विज्ञान। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, डीएनए की खोज किसने की। तो डीएनए की खोज फ्रीडरिक मीसर ने की थी, फिर उन्होंने उसे न्यूक्लिन कहा। फिर बाद में अल्टमान ने केंद्रक में पाए जाने की वजह से अथोड़ा अम्लीय प्रकृति को होने की वजह से उसे न्यूक्लिक अम्ल कहा। अब आज पढ़ेंगे डीएनए की संरचना कि डीएनए की संरचना क्या होती है। और डीएनए की संरचना समझने के पहले हम समझ लेते हैं चारगाफ का नियम। चारगाफ का नियम समझ लेते हैं कि चारगाफ एक वैज्ञानिक थे, इरविस चारगाफ। उन्होंने डीएनए की संरचना के पहले, जो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना दी थी, इसके पहले चारगाफ ने कुछ नियम बताए थे। उन्होंने कहा था, पहला नियम था कि जो प्यूरीन होते हैं डीएनए के अंदर, जो प्यूरीन होता है वो बराबर होता है पिरिमिडीन के, वह पिरिमिडीन के बराबर होता है। कहने का मतलब एडेनिन और ग्वानिन बराबर होते हैं साइटोसिन और थाइमिन के। दूसरा नियम इन्होंने ये दिया था कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, या एडेनिन की मात्रा हमेशा थाइमिन की मात्रा के बराबर होती है, और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन की मात्रा के बराबर होती है। ये दो मुख्य रूप से चारगाफ ने रूल दिए थे कि प्यूरीन हमेशा पिरिमिडीन के बराबर होता है, और एडेनिन की मात्रा थाइमिन की मात्रा के बराबर, और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन की मात्रा के बराबर होती है। इसके बाद इन्होंने वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना दी थी। तो समझ लेते हैं, तो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए की संरचना दी थी उसमें क्या था। सन 1953 ईस्वी में वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की संरचना का एक त्रिविमी स्ट्रक्चर, त्रिविमी कहने का मतलब 3D स्ट्रक्चर, जो XYZ तीनों में था, एक 3D स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया, जिसे डीएनए का द्विकुंडली मॉडल कहते हैं। द्विकुंडली मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इसे द्विकुंडली मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो डीएनए होता है ये दो स्टैंड से मिलकर बना होता है और कुंडलित रूप में दिखता है। इसे कुंडलित रूप में ऐसे इस तरह दिखता है, इस वजह से इसे द्विकुंडली मॉडल कहते हैं। डीएनए अणु तीन घटकों से मिलकर बना था। हमने बात की थी जो न्यूक्लिक होते हैं वो तीन कंपोनेंट, तीन घटकों से मिलकर बने होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट। तो जो पेंटोज शुगर डीएनए के अंदर पाया जाता है उसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, मुख्य रूप से बात कर ले, डीऑक्सी राइबोज शुगर शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, और नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट होता है। ये तीन कंपोनेंट होते हैं डीएनए के अंदर। डीएनए का प्रत्येक अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। जो डीएनए होता है वो दो पॉली, मतलब एक स्टैंड ऐसे गया होता है और उसके सामने दूसरा स्टैंड होता है, और दोनों स्टैंड आपस में जुड़े होते हैं। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होगी और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन होगी, और दोनों आपस में जुड़े होते हैं, और ये दोनों मिला करके बनते हैं डीएनए। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर, प्रति समांतर में इंग्लिश बोलते हैं एंटी पैरेलल। करने का मतलब यदि जो ये डीएनए का स्टैंड होता है, यदि डीएनए के स्टैंड की इस तरफ 3 प्राइम और इधर 5 प्राइम हो, तो डीएनए के जो सामने वाला स्टैंड होगा इसके विपरीत होगा, 3 प्राइम इधर होगा और 5 प्राइम इधर होगा। डीएनए के एक स्टैंड में एक तरफ 3 प्राइम और 5 प्राइम होते हैं, दूसरे तरफ भी 3 प्राइम और 5 प्राइम होते। एक स्टैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम जाएगा तो दूसरा स्टैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम जाता है। एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, विपरीत होते हैं। ये श्रृंखलाएं एक दूसरे से प्रति समांतर दिशा में होती हैं। एक श्रृंखला में डाई एस्टर बंध 3 प्राइम से 5 प्राइम तथा दूसरी श्रृंखला में 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में होता है। एक श्रृंखला प्यूरीन दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडीन से जुड़ी होती है। प्यूरीन कौन कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन।
पायरिमिडीन होते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। तो जो एडेनिन होता है हमेशा थायमिन से जुड़ता है। ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडिन। प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन से जुड़ता है, मींस एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। और एडेनिन और थायमिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, और इन दोनों के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। एडेनिन और थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन सदैव थायमिन तथा ग्वानिन सदैव साइटोसिन से जुड़ा होता है। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। जो डीएनए को यदि जो कॉइल होता है, मुड़ा होता है, डीएनए को ऊपर से देखिए, जैसे स्प्रिंग ऊपर से दिखता है बिल्कुल गोल शीशा, वैसे ही डीएनए का होता है ऊपर से बिल्कुल गोल, और उसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक पूर्ण चक्र की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। जो डीएनए का जो कुंडलन बनेगा उसके एक कुंडलन की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक कुंडलन के अंदर जो ये न्यूक्लियोटाइड के जो बेस पेयर होंगे, न्यूक्लियोटाइड, एक चक्र में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 10 जोड़ी मींस एक इस स्टैंड का एक सामने वाला, ये एक जोड़ी, ये दूसरा जोड़ी, ये तीसरा जोड़ी, इसी तरह 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। दो निकटवर्ती क्षारक युग्मों के मध्य 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। उनका जो कॉइल होगा, उनके एक कॉइल की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और उसके अंदर 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 पेयर, 10 युग्म न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और उनमें दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए में शर्करा तथा फास्फेट समान अनुपात में पाए जाते हैं। डीएनए के एक स्ट्रैंड में जितने फास्फेट और पेंटोज शुगर पाए जाएंगे, डीऑक्सी राइबो शुगर जो पाया जाएगा, उतना ही शुगर और फास्फेट दूसरे स्ट्रैंड में पाए जाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये डीएनए का ये जो स्टैंड होता है, इसमें शुगर फिर फास्फेट फिर शुगर फिर फास्फेट, कहने का मतलब ये है कि जो डीएनए का जो स्टैंड होता है वो शुगर और फास्फेट से मिलकर बना होता है। पेंटो शुगर और फास्फेट मिलकर डीएनए का स्टैंड बनाते हैं, और दो स्टैंडों को आपस में जो जोड़ने का काम करते हैं वो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो समझ लेते हैं डीएनए का महत्व। तो डीएनए लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, इसे आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यह डीएनए का पहला महत्व है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। इसके बाद जब कोई कोशिका होती है, कोशिका के यदि यूकेरियोटिक कोशिका है तो कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए। और यदि ये जो डीएनए है ये पूरी कोशिका के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है सबको कंट्रोल करता है, कि कोई प्रोटीन बनेगा या कोई भी केमिकल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब चीजें डीएनए कंट्रोल करता है। तो डीएनए कोशिका की सभी उपापचयी एवं अन्य जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ऐसा कह सकते हैं कि जो कोशिका होती है, कोशिका का जो गार्जियन होता है, जो बॉस मॉलिक्यूल होता है वो डीएनए होता है। ये जो डीएनए है कोशिका का बॉस मॉलिक्यूल होता है। डीएनए स्वयं के संश्लेषण को निर्देशित करता है। यदि मान लीजिए कोई एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होना चाहती है, तो जो कोशिका के अंदर ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए खुद के बनने के लिए निर्देशित कर सकती है, मतलब ऐसा संदेश दे सकती है खुद को बनाना है। इसके लिए एक टॉपिक पढ़ते हैं, सेंट्रल डोग्मा। इसमें होता क्या है कि जो डीएनए होता है, डीएनए से डीएनए को बनने को कहते हैं प्रतिकृतिकरण, कि जो कोशिका के अंदर जो डीएनए है वो खुद के बनने के निर्देश खुद को दे सकता है, निर्देशित करता है। और डीएनए से जब एक कोशिका दो कोशिका बनती है तो डीएनए से डीएनए बनता है।
डीएनए द्वारा आरएनए का संश्लेषण होता है। जब यह डीएनए प्रोटीन का निर्माण करना चाहती है तो डीएनए से पहले बनता है आरएनए और आरएनए से यह बनता है प्रोटीन। तो डीएनए के स्टैंड पर, डीएनए का जो स्टैंड होगा, डीएनए का स्टैंड पहले खुलता है और उसके एक स्टैंड पर ऐसे ये आरएनए बनता है। आरएनए बनने के बाद ये स्टैंड से बाहर चला जाता है। तो डीएनए के स्टैंड पे बनता है आरएनए। डीएनए द्वारा आरएनए का संश्लेषण होता है और जो ये आरएनए बनता है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ये आरएनए के जाता है राइबोसोम के पास और राइबोसोम और आरएनए सब आपस में जुड़कर एक साथ मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।